नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 4 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं था। जिस दिन एग्जाम नहीं होते हैं उस दिन हम अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, एक या दो, और आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको जो अधिक से अधिक फायदा मिल पाए। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये वैसा जगह होता है जिसको संरक्षण जो है प्रदान कौन करता है? तो भारत सरकार करते हैं संरक्षण प्रदान। और ये संरक्षण प्रदान करके यहाँ पे किसी विशेष पादप, किसी विशेष कोटि के पादप जीव जंतु का जो है यहाँ पे एक प्राकृतिक जो है क्लाइमेट बना दिया जाता है ताकि यहाँ पे फले फूले। तो इसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसमें पब्लिक इंटरफेयर से रोका जाता है, मतलब कोई भी आदमी ऐसे जाके वृक्ष नहीं काट सकता, जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, इसीलिए इसे जो है संरक्षण में लेना पड़ता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया में सबसे पहला ये आपका मन्नार की खाड़ी है। अब मन्नार की खाड़ी से और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु के पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। सबका आंसर मन्नार की खाड़ी है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच आपसे जल डमरू मध्य भी पूछा जाता है। तो पाक जल डमरू मध्य जो है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है ये आपका एडम ब्रिज है। एडम ब्रिज का नाम आपने सुना होगा, तो ये भी स्थित है एडम ब्रिज। राम सेतु भी कहते हैं इसे। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने बनाया था जब जो पत्थर तैरने लगे थे और लंका तक गए थे। तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है। इसके अलावा भारत में जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला था ये आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को दर्जा मिला था। ये पश्चिमी घाट श्रेणी के जो है जगह है, नीलगिरी चोटी का नाम है। और यहाँ पे जो है इसको बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला था आपको कब? 1986 में। भारत की सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व आपने देखा, तो भारत में सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये है आपका डिब्रू सैखोवा जो आपको असम के अंदर स्थित है। और भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 75 रामसर साइट है। ये भी नहीं भूलना है, कभी भी बिना पूछे एग्जाम में आ जाएगा मुंह उठा के। ठीक है। इसके अलावा डिब्रू सैखोवा जो असम में है ये सबसे छोटा है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व जान लिए तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी जानना आपका परम कर्तव्य बनता है। तो नागा अर्जुन सागर जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इंडिया का और ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेशनल पार्क कहेगा तो हेमिस हो जाएगा दोस्तों। हेमी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में थोड़ा सा फर्क होता है। टाइगर रिजर्व जो है टाइगरों के विशेष संरक्षण के लिए होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो इससे समझिए। इसके अलावा असम का डिब्रू सैखोवा आगे है, तो और भी चीज देख लीजिए कि असम में क्या है इस फॉर्म में क्वेश्चन। तो मानस स्थित है, काजीरंगा स्थित है, असम में काजीरंगा भी है। इसके अलावा असम में नमेरी भी है नेशनल पार्क। इसके बाद आपका ओरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है और पावितोरा नेशनल पार्क भी असम के अंदर स्थित है। तो इतना बात ध्यान रखेंगे। असम का नृत्य जो है सतरिया नृत्य है। ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक कहलाता है। इसके बाद जो माजुली दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी में असम पे स्थित है। असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। इसी के परिसर में जो है आपका मेला लगता है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अंबुबाची मेला कहते हैं इसे। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका जो है उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी। और उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी भी स्थित है, वैली ऑफ फ्लावर। पता नहीं कितने करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका यूनेस्को में भी शामिल है, फूलों का घाटी। ठीक है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी याद तो रखना ही रखना है। साथ ही एक फूलदेई त्योहार होता है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि मैं कहां से कहां तक बोलते चला जाता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करा पाऊं, अधिक से अधिक नॉलेज दे पाऊं उस तथ्य से, ताकि आपको काम आ पाए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका नागालैंड में है। नोकरेक और बलफकरम मैंने इसे याद करने के लिए भी बताया था कि कैसे याद रखना है। कि रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, वो सबसे होशियार था रावण के पुत्रों में, उसके पास बल और पराक्रम दोनों था, इसीलिए बलफकरम कहाँ पर? मेघालय, मेघनाथ में। ठीक है। सॉरी ये मेघालय में है, ये नागालैंड की बात कर रहे हैं। तो नोकरेक जो है ये नागालैंड में है, ये मेघालय में। ठीक है। इसके अलावा गारो खासी जयंती
जयंतिया जो है ये आपका मेघालय में है। कहाँ पर है ये आपका मेघालय में है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, गारो खासो जयंतिया जो है पहाड़ों की श्रेणी है जो आपके मेघालय में स्थित है। और मेघालय में ही दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान आपका मासीनराम ये जो स्थित है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था। ठीक है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित मन्नार की खाड़ी है, ये पाक जलडमरू मध्य जो है ये आपका कहाँ पे है, ये राम सेतु वगैरह अभी बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसके अलावा बंगाल की मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला गया है। मन्नार की खाड़ी में जो है क्या खोला गया है, डुगोंग। डुगोंग क्या होता है, गैंडा के जैसा एक जीव होता है जो समुद्र में रहता है, इसीलिए इसे जो है समुद्री गाय भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समुद्री गाय। गूगल पे सर्च मार के देखेंगे, ये शाकाहारी होता है। इसका जो आपका मतलब संरक्षण केंद्र है ये कहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी में ही स्थित है। ठीक है। इसके अलावा मन्नार के खाड़ी में भी थोड़ा बहुत जो है मैनग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भारत में सबसे अधिक मैनग्रोव वन जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मैनग्रोव वन मतलब दलदली वाला वन होता है। ठीक है। ये जो है बहुत सारे जीव जंतु का प्राकृतिक आवास माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, T20 क्रिकेट मैच में प्रथम शतक बनाने वाली भारतीय महिला। देखिए अभी टेस्ट मैच में प्रथम शतक बनाने वाला पुरुष पूछा था, तो महिला क्यों नहीं पूछेगा भाई। अब महिला का जो क्रिकेट का फीस है ना पुरुष के बराबर कर दिया है, बीसीसीआई अनाउंस कर दिया है, घोषित भी कर देंगे। तो हरमनप्रीत कौर जो है ये T20 मैच में जो है सबसे पहले शतक लगाने वाली भारतीय महिला प्लेयर है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय महिला प्लेयर आपका मिताली राज है। मिताली राज के बारे में बहुत कुछ सीखने को है। इन्होंने 10,000 रन तक जो पहुंचने वाली प्रथम कीर्तिमान रचने वाली महिला बनी। इसके अलावा मिताली राज जो है संन्यास की घोषणा कर चुकी है। इसके बाद मिताली राज को जो है 2021 के लिए आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। 12 आदमी में से एक मिताली राज भी शामिल थी और एक आपका फुटबॉल का जो है सुनील छेत्री था और 10 को जो बचेगा वो जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक के खिलाड़ी थे पिछले साल। और इस बार वाला जो मेजर ध्यानचंद मिला है वो खाली शरत कमल को मिला है 22 के लिए। ठीक है, सिंगल आदमी को। इसके अलावा जो आपका अगला टॉपिक मतलब पॉइंट है, भारत के लिए टेस्ट शतक में पहला शतक जो लगाया था ये आपका टेस्ट क्रिकेट में जो पहला शतक लगाया था ये मतलब दोहरा शतक लगाया था, माफ कीजिएगा, दोहरा शतक ये पॉली उमरगर है। और पहला टेस्ट शतक जो लगाया था ये है लाला अमरनाथ। ये आपसे पूछा गया था कि पहला शतक किसने लगाया टेस्ट क्रिकेट में, तो लाला अमरनाथ। पहला दोहरा शतक टेस्ट में कौन लगाया ये रख लीजिएगा, तो पॉली उमरगिर। आपसे एसएससी एक क्वेश्चन कर लेता है कि पॉली उमरगिर ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। एस्टेज श्रृंखला भी क्रिकेट से संबंधित है। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, अच्छा रणजी लेटेस्ट वाला जरूर याद रखना है कि कौन जीता, 2022 में एमपी जीता है महाराष्ट्र को हरा के। ये कभी ना कभी एग्जाम में आएगा जरूर। किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1966 से 1969 रहा था, ये सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसलिए मैं रख लेता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसा मुझे लगे कि भाई ये दोहरा सकता है तो उससे रख लेता हूँ। तो भाई योजना अवकाश का कार्यकाल कहा जाता है 1966 से 1969। अगर आपने पंचवर्षीय योजना वाली वीडियो देखी होगी तो आप इजिली वे में कर पाएंगे। 1966 से 1969 में योजना नहीं बन पाई। इसके कई सारे कारण हैं कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका चल रहा था 1961 से 66, उस समय क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका भारत और चाइना युद्ध होता है। 1962 में। इसके बाद पाकिस्तान को भी नहीं रहा गया, ये भी युद्ध कर दिए अपना मतलब युद्ध छेड़ दिए 65 में। तो इन दोनों युद्ध की मार झेलना पड़ा, तो देश की आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई। हमारे पास इतनी हुआ नहीं बची कि हम जो है पंचवर्षीय योजना को क्रिएट कर पाए। उस समय तो आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले ही पूरा लूट के ले गया था, कुछ था तो है नहीं। तो उस समय जो है 3 वर्षों तक कोई भी योजना नहीं बनाया गया। इसे जो है योजना अवकाश नाम दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना अभी शुरू से पढ़ेंगे, यह क्रम याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो शुरू से जो पहला पंचवर्षीय योजना था ये आपका 1951 से 1956 था। अगला नेक्स्ट जो हुआ 56 से 61 हुआ। पहला जो हुआ ये आपका हेराड डोमर के मॉडल पे था। दूसर का जो था वो पीसी महालनोबिस। तीसर का जो था ये गाडगिल फार्मूला कहिए या चक्रवर्ती मॉडल कहिए, है ना।
ये सब दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और चौथा से नहीं, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आता है। चौथा पंचवर्षीय योजना जो था 1969 से 1974, इसमें 3 साल की गैप है। 66 से डायरेक्ट 69 पे चला गया है, तो इसी में जो है योजना अवकाश करा लिया गया था। और ये इसका कारण क्यों हुआ था ये तो आप जानते ही हैं, भारत युद्ध और पाकिस्तान युद्ध और चाइना युद्ध हुआ था इसी दरमियान। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था अभी एग्जामिनर कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन सा युद्ध हुआ था, आपसे पूछा था ना जी। तो चौथा पंचवर्षीय योजना में जो है फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस बार जो मामले पे युद्ध हुआ, इस बार मामले बांग्लादेश के मामला पे युद्ध हुआ। बांग्लादेश जो है अलग हुआ था पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को, है ना। तो इस बांग्लादेश वाले मामले पे जो है भारत जो इससे जो है युद्ध हुआ था पाकिस्तान को, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 71 से ऐसे 72 तक चला गया था, है ना। उसी के बाद शिमला समझौता होता है आपका 1972 में। शिमला समझौता भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, शिमला समझौता कब होती है, तो शिमला समझौता आपका 1972 में होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, एक एक बात को आपको ध्यान रखते चलना है और आगे बढ़ते चलना है। दोस्तों एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो कोई भी मतलब कोई नहीं आपको रोक सकता, कोई नहीं। इससे मेरे से बेटर शायद इसे कोई फील नहीं किया होगा, है ना। मैं 2011-12 में आपके जैसे ही था, तो उस समय तो ये सब की सुविधा भी नहीं थी, उस समय तो ऑफलाइन के भरोसे ही रहते थे। तो हम पटना में रहते थे, है ना। बताएंगे किसी दिन फुर्सत से अपनी कहानी, फिलहाल तो अभी पढ़िए। लेकिन अगर एक बार आपने ठान लिया और मन से अगर पढ़ने का मन बना लिया ना, सिर्फ अंदर से आवाज आई कि भाई पढ़ना है मुझे, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे कंपटीशन कितना भी बढ़ जाए, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की विजेता कौन है? देखिए सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप 2022 के विजेता जो है ये आपका पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु जो है काफी कारनामा किए हैं, इनके बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी चाहिए। देखिए टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। कांस्य पदक कितने आए थे टोक्यो ओलंपिक में? 4। रजत कितने आए थे? 2। और स्वर्ण कितने आए थे? 1। स्वर्ण जो आए थे ये नीरज चोपड़ा के द्वारा आया था। 2 रजत में आया था, एक मीराबाई चानू के द्वारा और एक रवि देहिया के द्वारा आया था। और 4 ब्रॉन्ज में, 1 ब्रॉन्ज पीवी सिंधु के द्वारा भी जीता गया था, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने फिर से गोल्ड जीता। इनका तो अभी जो है गोल्डन पीरियड चल रहा है। देखिए इंसान की जब समय पॉजिटिव होती है तो हर जगह आपको पॉजिटिव जो है मिलेगा। वो एक सही समय को जो है आपको तलाश करते रहना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, ठीक है। पीवी सिंधु का जो पूरा नाम है ये है पुसरला वेंकट सिंधु। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके पूरे नाम ही पूछ दिया जाए। हैदराबाद के रहने वाली हैं। जैसे अभी आप देखते हैं कि ट्रेंड में क्या क्वेश्चन है कि फला खिलाड़ी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपको करंट के लिए याद रखना चाहिए। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में निखत जरीन जो है गोल्ड जीती थी भारत के लिए, और ये भारत के लिए 5वीं महिला बनी थी। इससे पहले मैरी कॉम वगैरह, है ना, ये सब जीत चुके हैं भारत वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड। ये कोई नया नहीं है, लेकिन 5वीं महिला बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और निखत जरीन जो है ये आपका तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि वर्तमान में पर कैपिटा इनकम जो है तेलंगाना का सबसे अधिक है, और ये 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तेलंगाना का कुछ त्योहार है जो एग्जाम में धूम मचा रहा है, बतुकम्मा, बोनालू, मेदराम जात्रा त्योहार, है ना, तो ये सब ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे पुराना मस्जिद कौन सा है? देखिए ये जो है SSC 10 फेज में 2022 के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। मैं इसलिए रख लिया हूँ कि SSC का कभी माथा घूमता है तो कुछ ही दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन इसमें पूछ देगा, क्योंकि ये काफी खतरनाक लग रहा है, जल्दी आदमी समझेगा नहीं। तो भारत का सबसे पुराना मस्जिद जो है ये चेरामन जुमा मस्जिद है। कौन है? चेरामन जुमा मस्जिद। उसी के ऑप्शन से चुराया गया ये आंसर है, जहां पे वो ऑप्शन में दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो बनवाए हैं ये कुतुब मीनार है, इसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। हालांकि इसका पूरा काम कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं करवा पाए थे, क्योंकि वो जो 1210 में घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय मर गए थे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके बाद इसके कार्यभार की जो जिम्मेवारी है ये आपका इल्तुतमिश के हाथ में आ जाता है। इल्तुतमिश बनवाता है, लेकिन ये 3 फ्लोर तक जो है बनवा पाता है। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है इसके 2 फ्लोर और बनवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। और जो वर्तमान में जो आप कुतुब मीनार देख रहे हैं उसमें 3 शासकों का हाथ है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जो है ये आपका जामा मस्जिद है, जो आपका नई दिल्ली में स्थित है। खजुराहो का मंदिर जो है ये आपका चंदेल शासक ने बनवाया है। और
और ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस शैली में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस शैली में है, तो नागर शैली में है। आपको बता दूं कि जितने भी आपका नॉर्थ इंडिया का जो भी मंदिर है, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह हैं अच्छे अच्छे, वो सब ज्यादातर जो है आपके नागर शैली में बने होंगे, और जो साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं वो आपके जो है द्रविड़ शैली के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपका ये द्रविड़ शैली के उदाहरण होते हैं, ये तो बता ही दिए। इसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। इससे पहले हमने समझाया ही था कि रेडॉक्स प्रक्रिया जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ में होता है तो उसे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कब कहते हैं, जब ऑक्सीकरण और अवकरण या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अपचयन या उपचयन, सबको हिंदी और अंग्रेजी में सेम नाम रहता है, हिंदी में बदल जाता है, तो अंग्रेजी में ही याद रखने से तो ज्यादा बेटर है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जोड़ना, नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन, इडिशन का स्पेलिंग आ रहा है, इडिशन, ऑक्सीडेशन, तो इडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का भगना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें से भागेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। देखिए इस जो प्रतिक्रिया आपके सामने है, जिंक ऑक्साइड है, ZnO कार्बन का जो प्रतिक्रिया हो रहा है, इसमें Zn अलग हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इस प्रतिक्रिया में क्या हो रही है कि देखिए एक बार तो ऑक्सीजन अलग हो गया, एक बार तो ऑक्सीजन अलग हो गया, Zn से ऑक्सीजन अलग हो गया है और यही ऑक्सीजन इसके साथ चिपक गया है, तो इसमें क्या हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन हो गया और एक बार रिडक्शन हो गया। एक बार ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जोड़ना, ये C कार्बन से जो CO बना है ये आपका ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का उदाहरण है, और ये Zn से जो O अलग हुआ है ये आपको रिडक्शन की जो है उदाहरण है, और दोनों जब साथ में होता है तो इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। आप जानते हैं कि हरित क्रांति के जनक वर्ल्ड स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग है और इंडिया स्तर पे जो है MS स्वामीनाथन साहब है। ठीक है, ये जो कृषि वाली संस्था है IACR, उनसे भी जुड़े रहे हैं। तो जो नॉर्मन बोरलॉग है इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1970 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार आ गया है तो थोड़ी सी बात यहाँ पे करना मैं जरूरी समझूंगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। इस बार का जो नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए जो आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आपके साहित्य के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र वाला आपको याद रखना है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, एनी एर्नॉक्स को, और चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांतो पावो को दिया गया है, स्वांतो पावो को दिया गया। ये दो ही ऐसे सेक्टर हैं इस बार जहां पे सिंगल कैरेक्टर को दिया गया है, अन्यथा हर एक ब्रांच में जो है एक से अधिक पर्सन इंक्लूड है, या फिर जो आपका शांति का मिला है उसमें जो है आपको 2 संस्था और 1 आदमी को मिला है। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वहां से आता है तो एक से अधिक वाला ऑप्शन आपको पिक करना है, लेकिन अगर ये सिंगल पर्सन वाला आता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो गलती करके आने की चांस जो है 90% है। तो इन दोनों को नाम याद रखें, एनी एर्नॉक्स साहित्य में और स्वांतो पावो जो है आपके चिकित्सा में संबंधित है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्या पता कहां से क्या छप जाए। ठीक है, तो 1970 में आपको नॉर्मन बोरलॉग को जो है मिला था नोबेल पुरस्कार। भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन साहब को माने जाते हैं, और किस लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार, तो बीजों की जो हाई क्वालिटी है इसके उत्पादन मतलब विकास में जो है योगदान दिए थे, विकास किए थे एक तरीके से। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में होती है, और सबसे अधिक जो है सफल रहा था ये किस पे, गेहूं पर। ठीक है, सबसे अधिक सफल रहा था गेहूं पे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये कौन किए थे और कब किए थे, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना ये आपका विवेकानंद साहब किए थे, और कब किए थे, 1897 ईस्वी में। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद साहब जी के गुरुजी हैं, कहा जाता है रामकृष्ण मतलब इसके रामकृष्ण परमहंस साहब के बारे में कि इन्हें माता काली जो है साक्षात दर्शन देती थी। हम तो नहीं देखे, मानते हैं भगवान जहां भी हो सकता है भाई, है ना। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है क्या रहता है, नरेंद्र नाथ दत्त रहते हैं, और हर एक स्टूडेंट को जो है इनको जरूर फॉलो करना चाहिए, इनको अपना आराध्य गुरु मानना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कोट लिखा है, अगर एक भी कोट पे इनको आपने अमल
कर लिया तो आप जो है काफी कुछ अपना बदल सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। शिकागो में भाषण देने के बाद से जो है ये काफी जो है फेमस हुए थे नरेंद्र नाथ दत्त यानी आपका विवेकानंद साहब। ये 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे, जो आज भी मैं यूट्यूब पे इनका क्लिप देखा था, ये काफी जो है अच्छे हैं। वो बनाया गया, एडिट किया हुआ था, लेकिन है फिर भी ठीक है। इसके अलावा गुरु रामकृष्ण परमहंस जो है, रामकृष्ण परमहंस आपके जो है विवेकानंद साहब के क्या है, गुरु थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? देखिए पृथ्वी पर बेसिकली 3 परत होते हैं। ये सबसे ऊपर मान लीजिए कि 1 नंबर है जिसपे हम लोग खड़े हैं, इसके बीच में भी कोई एक परत है जो 2 नंबर है, और सबसे नीचे एक परत है जो 3 नंबर है। ठीक है, तो ऊपर वाले को कहते हैं क्रस्ट, नीचे वाले को, बीच वाले को मेंटल, और सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं। क्रोड, क्रोड कहते हैं। कहीं कहीं कोर भी लिखा रहता है और कहीं कहीं गुरुमंडल भी लिखा रहता है। ये तीनों चीज एक ही है। ठीक है, मैंने आपसे कल ही कहा था कि एसएससी जो है बड़ा चालाकी करता है। अगर इनको फहियान लिखना रहेगा तो आपको फाहिया लिख देगा। कैसे लिख देगा? फा या ऐसे लिख देगा, ताकि बच्चे जो है अगर जिनको थोड़ी नॉलेज कम है वो यहाँ से मुकर के भागे, लेकिन ऐसा करना नहीं। एसएससी बड़ा चालाक है। इंग्लिश वाला वर्ड देख लेना, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे जो भीतरी परत को कहते हैं, ये आपको गुरुमंडल कहते हैं। सबसे ऊपरी वाले को क्रस्ट कहते हैं और बीच वाले को मेंटल कहते हैं। पागल वाला मेंटल नहीं जी, मेंटल सही में नाम है इसका। और एक मेंटल हम लोग गांव में पहले उसमें लाइटर में भी लगाते थे, मतलब रोशनी करने के लिए, जब बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी। सबसे ऊपरी भाग यानी जो क्रस्ट होती है, इस पे अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन तो धातु नहीं है, तो ये तो तत्व में गिनती होती है। तो अगर कोई धातु पूछ दे कि कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है तो एल्युमिनियम करके आइएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे ज्यादा कौन सा उपधातु पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा उपधातु कौन सा पाया जाता है, तो आपका जो है सिलिका, सिलिका जो है, सिलिका पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये सब ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आपका धातु नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सीजन तो सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पार्टिकुलर पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है तो एल्युमिनियम, क्योंकि ये सियाल और सीमा आपको याद रखने के लिए है। सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ठीक है, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी पार्ट में पाया जाता है। भूपर्पटी भी हिंदी में इसे कहते हैं, है ना, क्रस्ट को। इसके अलावा कोर में जो है निकेल और फेरस पाया जाता है। लोहा और निकेल जो है, कोर जो आपने सबसे निचली भाग को देखा था, इसमें लोहा और निकेल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ज्वालामुखी से द्वारा जो निकला गया पदार्थ है इसे मैग्मा कहते हैं। ये CHSL में कम से कम 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है उसे लावा मार के आ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको लावा भी दिया रहता है। तो जो पृथ्वी, जो आपका जो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत जो आपका है, इसे मैग्मा कहते हैं। और जब यही जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ऊपर आ जाता है और जब जमता है तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो जब तक नीचे है तब तक ये मैग्मा है, ऊपर आता है तब लावा होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे तो फिर उल्टा लिखा है, ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ पदार्थ जो है, हाँ मैग्मा है, ऊपर आएगा तब लावा है। जब कहेगा ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ अवक्षेप, जमा हुआ अवक्षेप क्या है, तब लावा मारना है। क्योंकि भाई इसमें लैंग्वेज में जो है बहुत कुछ छुपा है। ज्वालामुखी के द्वारा निकला हुआ पदार्थ मैग्मा निकलता है नीचे से, अभी मैग्मा है ये वाला, तो ये निकलेगा। और जब यहाँ आके जमता है, अस्थिर होकर ठंडा होता है या फिर गर्म ही रहता है लेकिन जम जाता है ऊपर में आके, तो इसे लावा कहते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा और भी देख लीजिएगा। वर्ष 2022 के लिए शतरंज के में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार जो है 25 आदमी को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 से हुआ था। तो इस बार जो है शतरंज के लिए जो प्रागनंदा है, इन्होंने बच्चा जो है बहुत बड़ा तीर मारा था, और जो उनको जो है कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, उनको हराया था, और भक्ति कुलकर्णी, तो इन दोनों को शतरंज के अंदर जो है इस बार का आपका क्या बोलते हैं अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अक्षर से शुरू होता है, ये तो बता ही दिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से होता है। 85 से ही सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, ये भी आपका 1985 में ही गठित हुई संस्था है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1992 माना जाता है कि 92 में पहला, 91 में स्टार्ट ले लिया था। मेजर ध्यानचंद का पहला नाम जो है पुरस्कार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था। तो जैसे कि बीजेपी की सरकार है तो आप
जानते ही हैं। तो इनका नामकरण जो है कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है कर दिया गया था। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के बड़े बड़े बहुत बड़े प्लेयर थे, इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्हीं के नाम पे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 6 अप्रैल को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो लेटेस्ट वाला आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये शरद कमल को, टेबल टेनिस खेलते हैं ये, इनको दिया गया है क्योंकि ये जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था वहां पे 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो ये आपका सिमुक है। सबसे प्रतापी राजा की बात करेंगे तो गौतमी पुत्र सतकर्णी होगी। शीशे के सिक्का चलाया था इन्होंने, इसीलिए ज्यादा मतलब इनको जाना जाता है। सिक्के के सिक्का चलाने वाली क्वेश्चन ज्यादा आती है आपके एग्जाम में। और साथ ही साथ मत्स्य पुराण जो है ये आपके सातवाहन वंश से ही संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मत्स्य पुराण सबसे बड़ी पुराण है, सबसे जो है विस्तृत पुराण है। अनुच्छेद 338 क किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 338 क जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। जनजाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो आपका एसटी शेड्यूल ट्राइब होते हैं उनकी वाली संस्था है। आर्टिकल 338 के क, खाली 338 कहेगा तो जो शेड्यूल कास्ट है एससी वाले तो इनके आयोग से संबंधित है। एससी वाले आयोग से संबंधित है आपका कौन सा? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से है? ये आपका 338 है। दोनों बात में थोड़ा थोड़ा ही फर्क है। देखिएगा 338 जो है ये आपका अनुसूचित जाति वाला आयोग है और 338 के क जो है अनुसूचित जनजाति वाला आयोग है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। और 338 का बी जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। तो ये सभी बातों को, इन तीनों को थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि एक नुक्स की गलती से खुदा से जुदा हो सकता है ना। ये तीनों जो है एक ही जगह आर्टिकल है और तीनों की जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जो है ये विजय संपला है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो है ये आपका हर्ष चौहान है और जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं ये अभी अभी अपॉइंट हुए गंगाराम अहिरे हैं। पहले जो है इस पे भगवान लाल सहनी हुआ करते थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए रखा हूं, आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि इससे पहले मैंने अभी अभी आपको बताया ही है, सिर्फ आपको ध्यान रख के एक बार लिखना है ताकि आप भूले नहीं। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए फरवरी महीने में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे जनवरी महीने में गए थे तो जनवरी का काफी चीज एग्जाम में पूछा गया, तो अब फरवरी का कुछ डे आपको याद रख लेना चाहिए। तो यहाँ पे 4 फरवरी को कैंसर डे मनाया जाता है, जैसा कि आज ही है आपका 4 फरवरी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है। चूंकि ये आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो आर्द्र भूमि आ गया तो वेटलैंड जो है साइट वो भी पूछा जा सकता है। तो 75 है तो पहले बताया था। सबसे अधिक रामसर साइट आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके सभी जो भी हमारे तरफ से सुझाए गए वीडियो है, प्रश्न है, उनके वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दूसरे तक भी जो है ये कंटेंट पहुंचे और उन्हें जो है भला हो सके।